शाह, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, इतना मत गिराएं मुझे। उसका वजूद हल्का हल्का लरज़ रहा था। जल्द सच तुम्हारे सामने होगा, लेकिन याद रखना तबरेज़ शाह को खो दिया है तुमने मन्नत वकार। वो उसके नाम के आगे से अपना नाम तक हटा गया था। उसके पाँव पर नज़र डालते उसने लब भींचे जो गर्म सड़क पर बिना जूते के खड़ी थी। उसे खींचते अपने साथ दरवाजे तक लाया और वहाँ पड़े जूतों के स्टैंड में से उसके लिए स्लीपर लेते उसके पैरों के सामने फेंके। पहनो, और अगर मैं आपकी बात ना, सिर्फ उतना करो जितना बाद में सह सको, क्योंकि तुम्हारी नाजुक जान मेरा नज़रअंदाज करना ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मन्नत ने जूते पहनते उसका कॉलर थामा और उसकी आंखों में अपनी सुर्ख सूजी आंखें डाली। अगर कसूरवार तुम हुए तबरेज़ शाह, तो तुम मुझे सज़ा दे चुकी हो अपने लहजे से, अब कुछ बचा नहीं है। तुम मुझे अलहदा। वो शख्स उसके बालों को मुट्ठी में भींचते उस पर झुका। नौबत आ गई तो ये भी कर गुजरूंगा। उसे दरवाजे के अंदर धक्का देते दरवाज़ा बंद किया और बाहर निकल गया। वो वहीं दरवाजे के पास बैठ गई। क्या ये सफ़र बस इतना ही था? उस शख्स से दूरी यानी मौत। उसका भारी होता सर नफ़ी में हिल रहा था। और फिर उसने छत के दरवाजे के लॉक पर शोर सुना था। उसकी रूह फना हुई थी, लेकिन वजूद इस बात की इजाज़त ना देता कि वो अपने बचाव के लिए भागती। बंद होती आंखों से उसने कुछ आदमियों को सीढ़ियों से नीचे उतरता लाउंज में उसके सामने खड़ा होता महसूस किया। फिर उस घर, मन्नत और तबरेज़ शाह की जन्नत का नक्शा बदल कर रख दिया गया। हर चीज़ को तोड़ दिया गया था और वो लफ्ज़ तक ना बोल पाए। आखिरी बार उसने अपने बाल किसी की गिरफ्त में महसूस किए, जो उसे न जाने क्या क्या बक रहा था। ये वो गिरफ्त ना थी जो तबरेज़ शाह की गुस्से में भी होती थी। ये सख्त थी, बेहद सख्त। शायद तुम्हारी गलती की सज़ा अब तुम्हारी बीवी भरे। हमारी जन्नत बिखर गई। आंखों से आंसू टूटकर दामन पर गिरा और उसका सांस उखड़ने लगा। शाह, मैं मन्नत वकार नहीं, मन्नत तबरेज़ शाह हूँ। सब बिखर गया, तुम बिखर गए, हमारा घर बिखर गया और मन्नत, मन्नत बिखर गई, टूट गई मन्नत आज। जानती हूँ वो एएसपी दुर्रेद यज़दानी है। आज नहीं तो कल मुझे ढूंढ निकालेगा, लेकिन मेरा बदला तुम दोनों से पूरा हुआ, क्योंकि जब तक वो मुझे पकड़ सकेगा तब तक तेरा बेटा न जाने किसके पास होगा, जिंदा भी होगा या नहीं। वो कह कहा लगाने लगी। अल्लाह, वो पुकारती ज़मीन पर गिर पड़ी। ऐसे नहीं। परवीन अपने ख़ास बंदे को इशारा करने लगी तो वो आगे बढ़ा और डंडा हाथ में घुमाते उसके ज़मीन पर पड़े नीम बेहोश वजूद को देखने लगा। मैं क्या कहता हूँ, इस पर अगर हाथ साफ, बकवास ना कर, आता ही होगा वो, लेकिन उससे पहले इसे ऐसा ज़ख्म दे कि जो ये ज़ख्म, इसका शोर और ये कभी ना भूल पाए। जल्दी कर। वो चीखी थी, क्योंकि अब हाजिक भी रोने लगा था नींद से जागकर, अपनी माँ को ना पाते हुए। वो आदमी आगे बढ़ा और डंडा घुमाते उसकी कमर में मारा। आह! रुबाइशा की चीख उस घर में गूंज कर रह गई थी। ये कयामत खेज मंजर था। उसे लगा वो मर जाएगी। दूसरी ठोकर उसे लगी ही थी और उसे सीधा किया और एक डंडा उसके पेट में मारा गया। दुरेद, हाजिक। उसके मुंह से खून निकला और उसका वजूद वहीं बेजान होता एक तरफ को लुढ़क गया। निकलो फौरन, परवीन ने कहा तो उसके सारे आदमी सबको छोड़ते बाहर निकले, जहां गार्ड्स और ड्राइवर अब अंदर को ही भागे आ रहे थे। इन पर भी हाथ साफ कर लो सालो, पैसा किस चीज़ का लिया है? परवीन कहती खुद गाड़ी में बैठती निकल गई। डैम इट! वो तकरीबन भागता हुआ वहां से निकला, क्योंकि उसकी अभी ड्राइवर से बात हुई थी, जिसने बताया था कि रुबाइशा ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया था। इसका मतलब वो घर पर थी अब तक। रुबाइशा दुरेद यज़दानी, तुम दोनों को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो 100 की स्पीड से गाड़ी भगाता घर की तरफ आया। पुलिस का एक डाला उसके पीछे था। वो अंदर दाखिल हुआ तो गेट खुला हुआ था और अब आसपास के घर वाले भी बाहर निकल कर आने लगे थे। ये सोसाइटी थी जहां एक घर में क्या हो रहा है किसी दूसरे को पता ना होता था, क्योंकि सब अंदर एसी में बैठे एक दूसरे से लापरवाह रहते थे। सोसाइटीज़ में बेशक बहुत सी सहूलियात थीं, लेकिन ज़िंदगी से ये लोग दूर थे। किसी के घर कोई मर भी जाए तो साथ वाले को खबर ना होती थी। गार्ड्स और ड्राइवर को बाहर ही बुरी हालत में देख उसका दिल अनजाने अंदेशों से लर्जा था। वो अंदर की तरफ भागा और किचन की दहलीज पर उसे बेहिसो हरकत पड़े देख जिंदगी में पहली बार उसके कदम लड़खड़ाए थे। वो वहीं साकित सा खड़ा रह गया। वो हाजिक बाबा को ले गई। गार्ड के मुंह से ये सुनना था कि उसकी ओर कदम बढ़ाता वो रुबाइशा के पास नीचे बैठ गया। उसके होंठों से सरक कर उसकी गर्दन तक आ चुका था। दुरेद ने हाथ आगे बढ़ाते उसके खून पर उंगली फेरी और खाली नजरों से उसे देखने लगा। एक आंसू टूटकर उसके आंख से नीचे गिरा था।
तो वहाँ मौजूद लोगों ने देखा कि मर्द भी रोते हैं। मर्द रोते हैं जब उनके कीमती असासे को ख़त्म कर दिया जाता है, जब उनकी सांसों को उनकी सांसों से दूर कर दिया जाता है, जब दुनिया में मौजूद उनके वाहिद प्यारे उनसे छीन लिए जाते हैं। सर, इनकी सांसें ख़त्म हो गई हैं। उसके कानों में ये लफ्ज़ गूंजने लगे, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? ज़मीन पर गिरते ही उसने चिल्ला कर पूछा, ए लड़की, आवाज़ कम रख। जिसने उसे धक्का देकर गिराया था वो ढाढ़ा था। मुझे लगता है तबरेज़ शाह से वाकिफ़ नहीं हैं आप सब। वो अंदर से डरी थी बेहद, लेकिन बज़ाहिर ज़ाहिर नहीं किया उसने। ए चुप! उस साले को भी देख लेंगे कि क्या चीज़ है। पहले तुझे तो फुर्सत से देख लें। अब के दूसरे वाला बोला, दूर रहो मुझसे। उन्हें अपने करीब आता देख अब सही मायनों में उसका सांस खुश्क हुआ था। बस निकल गई हवा। वो खबासत से मुस्कुराने लगे। अभी वो उसे हाथ लगाते जब दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ था। क्या हो रहा है ये? सर ले आए हैं इसे। कब ले जाना है इसे? बस कुछ ही वक्त में। मेरा आदमी तुम्हें यहाँ से निकाल देगा और ले जाकर बेच देना इसे। बेच देना? ये अल्फाज उसके कानों में पड़े तो उसने आंखें खोलकर सामने देखा। कान साएं साएं करने लगे। ठीक है, लेकिन आपके बेटे की बीवी है बहुत कमाल। मुझे लगता है आपको भी देखनी चाहिए। उनमें से एक ने कहा, हाँ चलो तो ये काम भी कर लेते हैं। वो शख्स अब दरवाजे के आगे से हटता आगे बढ़ा और कमरे में मौजूद तमाम बत्तियों को रोशन कर डाला। अचानक आंखों में रोशनी पड़ने से उसकी आंखें चुंधी आई थीं। दिल में खुदा का विर्द करने के बाद सिर्फ तबरेज़ शाह का नाम चल रहा था। तो तुम हो वो जिसने मेरे बेटे को पागल कर रखा है? वो तकरीबन 46 साला मर्द था जो कहीं से तबरेज़ शाह जैसा नहीं था। सौतेला था शायद, इसलिए। आप? तुम्हारे बेटे का सौतेला बाप, जिसके दम पर वो आज तबरेज़ शाह बना फिरता है। मैंने पहुंचाया है उसे यहाँ तक। वो करोफर से कहता हंसने लगा। आपने? आप वो शख्स हो ही नहीं सकते। आज यहाँ इस शहर में जितने भी लोग तबरेज़ शाह को जानते हैं ना, वो उसे सिर्फ उसकी काबिलियत की बिना पर जानते हैं। उन्हें तो आपका नाम तक नहीं पता होगा। और चटाख ज़बान दराज औरतें मुझे जहर लगती हैं। शाहनवाज ने आगे बढ़ते उसके चेहरे पर हाथ मारा था। अपने चेहरे पर पड़ने वाले थप्पड़ से उसके होंठ का किनारा फट गया और दिमाग की रगें सनसना उठी। तुम कुछ भी कह लो, मेरी जुबान बंद नहीं करवा पाओगे। वो हलक के बल चिल्लाई। और अगर ये जुबान ही ना रहने दूं तो? शाहनवाज ने आगे बढ़ते उसका जबड़ा थामा और जेब से कटर निकाला। मकसद सिर्फ डराना था, लेकिन सामने मौजूद शख्सियत सच में तबरेज़ शाह की बीवी थी। निडर। शाहनवाज ने उसे झुकते ना देख उसके बाएं गाल पर कटर फेरा। ये लम्हे का मंजर था। मन्नत की आंखें फैलने के दर पे थीं। या इलाही, उसकी चीखें चारों दीवारों से लगकर वापस आई थी। सर छोड़ें इसे। ऐसे ऐसे कैसे बेचेंगे हम इसको? इसको छोड़ दूं मैं? नहीं। वो आगे खतरनाक इरादों से बढ़ा था। मन्नत ने आंखें बंद कर लीं। इससे ज़्यादा का हौसला नहीं था उसमें देखने का कुछ भी। और फिर वो होशो हवास से बेगाना होते तबरेज़ शाह को पुकार गई। डॉक्टर को बुलाकर पट्टी करवाओ और लेकर निकलो इसे यहाँ से। वो कहता बाहर निकल गया। मन्नत को अगवा करने का प्लान नहीं था, लेकिन सारा के बाप ने केस कर दिया था उस पर फ्रॉड का। उसका मकसद अब सिर्फ तबरेज़ शाह से उसका सब कुछ छीन लेना था, जिसकी वजह से ये सब हुआ था। वो उसे छोड़कर बाहर निकल गया और वो दो आदमी अब डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर ने जो बताया वो खबर उन्होंने शाहनवाज तक पहुंचा दी, जिसकी बिना पर उसने मन्नत को वहाँ से फ़िलहाल निकालने पर मना कर दिया था। सर, इनकी सांसें ख़त्म हो गई हैं। उसके कानों में ये लफ्ज़ गूंजने लगे। वो खामोश खड़ा उसे झटके से बाहों में उठाता थके कदमों से बाहर निकल गया। ये पागल है, बकवास कर रहे हैं। मुझे पता है तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। अभी अभी तो हम मिले थे और तुमने मेरी बात नहीं मानी ना राबी। सब सब तबाह कर दिया तुमने। उसे अस्पताल पहुंचाते वो उसके साथ गुजारे माहो साल की रुदाद उसे बताने लगा, जिसका खून अब जम गया था। उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया तो वो रुका नहीं, वहाँ से निकल आया बिना ये सुने और जाने के वो जिंदा भी है या नहीं। हाँ, वो जिंदा थी। उसकी सांसें खुद महसूस की थी उसने। उसे अपने बेटे को बचाना था। कैसा कयामत खेज आलम था उस शख्स के लिए जिसकी मनचाही बीवी उस वक्त अस्पताल के बिस्तर पर बेदम पड़ी थी, और बेटा जो महीने भर का भी नहीं था वो अगवा हो गया था। उसने आसमान को देखा। मैंने उम्मीद नहीं खोई यार अब। वो कहता वहाँ से निकल गया, क्योंकि वो जानता था बासित और रुबाब पहुँच गए होंगे। और तबरेज़ शाह, वो पुलिस स्टेशन पहुँचा। उसके तासुरात सख्त थे लेकिन साकित से।
लोकेशन ट्रेस करो उसकी दोबारा से। उसने हुक्म किया, गाड़ियाँ तैयार करवाओ और वो जहाँ भी मिले उसे मारना नहीं है। लेकिन सर, उनका इनकाउंटर तो जो कहा है वो करो। वो खुश्क लहजे में कहता आगे बढ़ा, सर हम बहुत देर से लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। उस औरत ने फ़ोन कहीं फेंक दिया था जब तक हम वहाँ पहुँचे। वो कौन सी जगह थी? सर, लाहौर से बाहर। तो चलो फिर। जिस पिस्टल से दरवाजे का लॉक खोला गया उसकी क्या मालूमात है? जी सर, कोई शहरोज़ नामी बंदा है, उसकी लोकेशन ट्रेस करें। बदले में दुरेद यज़दानी ने उसे उस नज़र से देखा कि वो शर्मिंदा हो गया। सर, ये लोकेशन मुल्तान की तरफ की है लेकिन अभी बिल्कुल दुरुस्त जगह का नाम नहीं बता सकते हम, क्योंकि ये सफ़र में है। ओके चलो, निकलना है हमें। उसने कहते अपने चेहरे पर हाथ फेरते खुद में उठते हज़ारों वसवसों को दबाया। इससे पहले एक बार वो रुबाइशा को देख लेना चाहता था। फ़ोन बजने पर वो बाहर निकला। बोलो, कहाँ हो? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? तुम्हारी बीवी कितनी तकलीफ़ में है, वो आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती है। और हाजिक को कहाँ छोड़ा है तुमने? एक साथ कई सवाल बासित ने किए थे। आ रहा हूँ, वो कहता वहाँ दोबारा पहुँचा। मजगला सा हुलिया, सख्त आंखें और भिजे होंठ। वो ज़ब्त के आखिरी मराहिल पर था। बासित और रुबाब को लगा वो किसी भी पल फूट फूट कर रो देगा, या शायद उसे रोना ही चाहिए था। जिसकी बीवी इस हाल में थी और बेटा। वो अंदर दाखिल हुआ तो उसकी आंखें बंद थीं और वो खामोशी से जाकर वहाँ बैठ गया। दिल में हज़ार चीज़ें एक साथ चल रही थी। उसे उसी वक्त मुल्तान के लिए निकलना था, लेकिन बिस्तर पर पड़ा वो वजूद उसके बालों पर बोसा देता वो जाने लगा। जब वो आंखें खोले उसे देखने लगी। ऑक्सीजन मास्क को हटाया। उसके आधे जिस्म पर पट्टियाँ बंधी थीं जहाँ तशद्दुद किया गया था। दुरेद आखिरी, यहाँ सब काम छोड़कर मैं तुम्हारी ये फजूल बकवास नहीं सुनने आया। रुबाइशा दुरेद यज़दानी, वो खुश्क लहजे में धीमे से बोला। उसकी आंख से आंसू टूट कर गिरा था। मुझसे मोहब्बत, अपनी मोहब्बतों के वास्ते मुझे मत दो, क्योंकि तुम मोहब्बत किए जाने के काबिल हो या नहीं ये खुद से पूछो। मेरे बेटे को इस हाल में तुमने पहुंचाया और मेरी बीवी को यहाँ लाने वाली भी तुम हो। वो सफ़ाक बना बैठा था, बिना उसकी हालत की परवाह किए। मैं मरना नहीं है तुम्हें अभी। अपने बेटे की हालत को देख लेना। तुम पर बहुत से उधार हैं मेरे, वो उतार देना, फिर मर जाना मेरी बला से। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसका तनफ्फुस बिगड़ने लगा, लेकिन सामने वाला जालिमों की तरह बैठा रहा। अगर कभी मुझसे एक पल के लिए भी मोहब्बत की है ना दुरेद यज़दानी, तो मुझे मेरा बेटा चाहिए अगले 24 घंटों में। वो अपना सारा जोर लगाते चीखी थी। दुरेद खड़ा हुआ और उसे देखता बाहर निकल गया। डॉक्टर्स तेज़ी से आगे बढ़े थे। बासित से आगे बढ़ा और उसे गले लगाया तो दुरेद भी आंखें बंद कर गया। जाओ, मैं सब संभाल लूँगा यहाँ, उसके कंधे पर हाथ रखते उसने कहा। दुरेद ने हाँ में सर हिलाया और बाहर निकल गया। क्या कुछ बचा था? नहीं, कुछ नहीं बचा था कहने को। इन सब हालात में वो लड़की खुद को खुद लेकर गई थी। तुम यहाँ? वो उसे देखते बौखला गए। आपको वाकई लगता है कि तबरेज़ शाह, जिसकी दुनिया एक ही शख्सियत पर मुहित है, वो उससे इतना बेखबर रह सकता है? क्या मतलब है इस बात का? वो धाड़ा। आवाज़ आहिस्ता। खालिद शाहनवाज साहब, आवाज़ मैं भी ऊंची कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं सामने वाले जितना गिरने की हिम्मत नहीं रखता। वो मेरे पास नहीं है। जा सकते हो? अच्छा, तो फिर तलाशी ले लेने दे मुझे। वो जितना बौखलाए हुए थे वो उतना ही पुरसकून था। नामुमकिन, ये इल्लीगल है और तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। शाहनवाज ने मुंह पर हाथ फेरा। इल्लीगल का मतलब? आप मुझे मत समझाएं मिस्टर शाहनवाज। कितने इल्लीगल कामों को आपने लीगली किया है, सब जानता हूँ मैं। क्या बकवास है ये? वो धाड़ा। मेरी बीवी कहाँ है? तब रेश शाह ने संजीदगी से कहा, इतनी जल्दी क्या है? जब तुम्हें मालूम हो ही गया है तो थोड़ा सब्र कर लो। अभी पुलिस को कॉल करवा के मैं यहाँ बुला सकता हूँ, लेकिन अभी पुलिस को कॉल करके मैं यहाँ बुला सकता हूँ, लेकिन अपनी बीवी को इन सब में मुलविस करना नहीं चाहता। ठीक है, बुला लो पुलिस। पुलिस आई तो याद रखें, और भी बहुत से सच खुलेंगे। क्या मतलब? मतलब को छोड़ें। मेरा काफ़ी वक्त आप बर्बाद कर चुके हैं। मेरी बीवी मेरे हवाले करें। बीवी? हाँ यार, क्या बीवी है कसम से तुम्हारी। और वो आगे बढ़ता, उनका कॉलर थाम कर उन पर हमला करता। उससे पहले उसकी माँ ने उसे धक्के से पीछे किया। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या हरकत है ये? बाप है वो तुम्हारा? मेरा बाप मर गया था बहुत साल पहले। ये सिर्फ आपका शोहर है। ये किस लहजे में बात कर रहे हो? अभी तो लहजा और आवाज़ ऊंची की ही नहीं मैंने अम्मी। ये शख्स मेरी बीवी को उठा लाया है। इसे बोले मेरी बीवी मेरे हवाले करे, नहीं तो इस समेत इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। शर्म आ रही है? माँ के सामने खड़े हो तुम इस वक्त। वो नक्सक सी तैयार हुई औरत बोली। माँ? सीरियसली? सच में? आपको लगता है आप मेरी माँ कहलाने के लायक हैं?
तबरेज़, आपको याद है मेरी उम्र क्या है, मेरी पसंद क्या है, आखिरी बार कब बात की थी आपने मुझसे? याद है हम कब मिले थे? आपको याद है मैं कितनी रातें बाहर गुजारता था? याद है मुझे खाने में क्या पसंद है? मालूम है मेरा घर कहाँ है? याद है? याद है इनमें से कुछ? तो बोलें, बोलें। मैं अभी आपके कदमों में सब ढेर कर दूंगा। वो औरत लाजवाब हुई। ये दौलत का नशा है जिसने आपको दूसरी शादी के लिए उकसाया। यही दौलत है जिसके पीछे आपको याद ना रहा कि पहले शोर से भी आपकी एक औलाद थी। यह आसाइशें, ये सहूलियात, ये रहन सहन सब है आपके पास, लेकिन मेरे पास क्या था? मैंने हर पल हर मुश्किल में अपने दाएं बाएं देखा, और पता है मुझे वहाँ मेरे दोस्तों के अलावा कोई नहीं दिखा। मेरा इस दुनिया में कोई खूनी रिश्ता नहीं। मैं कब क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कब बीमार हुआ, आपने पूछा? और आज आप जतला रही हैं कि आप माँ हैं। उसका लहजा बिखरा था। वो औरत लाजवाब हुई थी। पशेमानी थी या नहीं, लेकिन सच सामने था जो काफ़ी कड़वा था, और वो जानती थी उनके बेटे का बोला हर्फ हर्फ ठीक है। और और ये शख्स आज मुझसे मेरा सब ले आया। बासित ने अपना सारा वक्त रुबाब को दिया था। उसकी फिक्र करता, उसके साथ रहता। वो जितना कर पा रहा था कर रहा था। वो हर वक्त यहाँ से वहाँ घूमती रहती। क्या हुआ है, घूम क्यों रही हो? मेरे सर में दर्द होने लग गया है अब। नहीं, कुछ नहीं। वो आकर खामोशी से बैठ गई। मुझे बाहर जाना है। कहाँ? वो टीवी से नज़र हटाता बोला, बस कहीं भी बाहर। इतनी देर हो गई है, हम बाहर नहीं गए। तो इसमें यूं परेशान होने वाली क्या बात है, या ज़्यादा सोचने वाली क्या बात है? जाओ तैयार होकर आओ, चले जाते हैं। ओके। वो तेज़ी से उठती अंदर गई तो बासित ने नफ़ी में सर हिलाया। तैयार होने में उसने पूरा 1 घंटा लगाया था। एक सूट पहनकर देखती, फिर दूसरा, और फिर बिलाकर सफ़ेद फ्रॉक पर उसने इत्तफ़ाक़ किया जिसके साथ उसका फिरोज़ी दुपट्टा था। वो तैयार होकर बाहर आई। जो सोफ़े पर ही लेटा सो गया था। न्यूज़ वैसे ही लगी हुई थी। बासित, बासित। और फिर उसके ना उठने पर उसके कान के पास वो झुकी और अपने दांतों से उसके कान को काट गई तो वो डर कर उठा। ये क्या तरीका है जगाने का? वैसे आप उठ नहीं रहे थे ना, इसलिए। उसे गुस्सा होते देख वो मिनमिनाई, इतना तैयार क्यों हो गई हो? बासित ने उसकी तैयारी देखी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हम बाहर जा रहे हैं ना? हाँ, डिनर करने तो जाएंगे, लेकिन उसके लिए इतना तैयारी की क्या ज़रूरत थी? उसकी आवाज़ में शरारत थी जो वो ना समझी। हाँ, तो इतना प्यारा मेरा जोड़ा था, पहनने का मौका ही नहीं मिला। अब मोटी हो जाऊंगी तो कैसे पहनूंगी? ज़ाया हो जाता ना, साल भर इंतज़ार करना पड़ता पहनने को, पतले होने को। ओके ओके। बासित ने उसकी तकरीर के इख्तिताम पर यही कहा और उसे आने का कहता गाड़ी निकालने लगा। गाड़ी को सड़क पर डालते उसने एक नज़र रुबाब को देखा जो बेहद खुश थी। डिनर का ऑर्डर करते वो एक दूसरे से बातों में मसरूफ़ थे जब फादी, रुबाब का दोस्त, उन्हें देखकर चिल्लाया, रूबी तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? रुबाब उससे बहुत अच्छे से मिली थी। आप कैसे हैं? फ़ाहद ने संजीदा से बैठे बासित को देखते कहा। अल्लाह का शुक्र है। और फिर फ़ाहद रुबाब से बातें करने लगा तो बासित ने उन दोनों को बेसारी से देखा। मैंने ज़्यादा वक्त तो नहीं लिया। वो बासित का चेहरा देखता खज्जल सा होता पूछने लगा, मेरी मन्नत, मन्नत तबरेज़ शाह, जिसके बगैर मुझे सांस नहीं आता था, जिसने मुझे मोहब्बत दी थी, बेहद, बहुत ज़्यादा, जिसने बताया कि मेरा वजूद अहम है, जिसने मुझे सिखाया कि खूनी रिश्ते कितनी अहमियत रखते हैं, उनका साथ होना क्या मायने रखता है, उनका साथ रहना क्या मायने रखता है। मुझे आपसे 1000 शिकवे सही अम्मी, लेकिन आपका मकाम बहुत ऊंचा है। मैं मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा सिवाय इसके कि इस शख्स को बोलें मेरी बीवी अभी मेरे सामने लाए, नहीं तो क्या? शाहनवाज जो उनके मेलोड्रामे से तंग आ गया था तेज़ी से चलता आगे आया। शाह, इसकी बीवी को बुलाओ। वो औरत तहम्मुल से बोली, इस मामले से दूर रहो तुम, जो कह रही हूँ वो करो। इसकी बीवी को बुलाओ। बकवास ना करो और अंदर जाओ, या बाहर किसी पार्टी में, जो तुम्हारा काम है हमेशा से। शाहनवाज बोला। उस औरत ने अपने बेटे को देखा जिसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। उसका दिल किया ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। क्या हैसियत रह गई थी उसकी? वो ना अच्छी बीवी थी और ना अच्छी माँ। वो तो शायद माँ कहलवाने के लायक ही ना थी। तुम्हारी बीवी? अम्मी, मुझे मेरी बीवी चाहिए। इतनी मोहब्बत है उससे तुम्हें? उनकी आवाज़ में हैरत थी। कभी वो भी चाहती थी कि उन्हें कोई मोहब्बत करे, लेकिन फिर उन्होंने दौलत को मोहब्बत पर तरजीह दे दी थी। लफ्ज़ मोहब्बत का नहीं पता मुझे,
उससे दिली वाबस्तगी है मेरी। मेरी ज़िंदगी नामुकम्मल है उसके बगैर। मन्नत तबरेज़ मेरा हासिल है। मैं कुछ नहीं कर सकती मेरे बेटे, तुम्हें अपनी बीवी को खुद ढूंढना है, लेकिन मेरी दुआ है कि वो तुम्हें मिल जाए। वो कहकर जा चुकी थी। शायद पशेमानी का दौर शुरू हो चुका था। उन्हें एहसास हो गया था। वो चली गई तो वो कदम कदम चलता शाहनवाज के पास आया। चलो। कहाँ? मेरी बीवी। पहले मेरा काम। कौन सा काम? एक डील करते हैं तुम्हारी बीवी के बदले। ये तुम्हारी खुशफहमी है। तबरेज़ शाह इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि अपनी बीवी पर डील करता फिरे। तो ठीक है, फिर भूल जाओ उसे। ये बात तुम भूल जाओ शाहनवाज। मैं अब तक तहम्मुल मिजाजी से काम ले रहा था, लेकिन नहीं, तुम वो इंसान हो ही नहीं। क्या ये जानते हुए भी कि तुम्हारी बीवी के पास मेरे 2 आदमी इस वक्त मौजूद हैं, 2 क्या 1000 हों, उनकी इतनी हिम्मत नहीं मेरी बीवी को हाथ लगाएं। हाँ, शाहनवाज ने हंकारा भरा। क्या ये जानते हुए भी कि तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है और उसे काफ़ी ज़ख्म। वो जो तब से पुरसकून था, झटके से खड़ा हुआ। उसका दिल पहली बार इस सूरत हाल में धड़का। मुझे मेरी बीवी चाहिए इसी वक्त। उसने फ़ोन निकाला और कान से लगाया। शायद उसने एक रोज़ रुबाब को ठीक कहा था। उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसकी किस्मत में महदूद मुद्दत के लिए खुशियों को लिखा गया था, और जब उसे लगता था अब सही है सब कुछ, तब सबसे ज़्यादा बिखर जाता था हर चीज़ पहले से भी। और आज रुबाब ने उसकी बात मान ली थी। वो सही कहती थी। आज उसका आशियाना बिखर गया था, और ऐसा बिखरा था कि सब टूट कर बिखर गए थे। वो मुल्तान की तरफ रवाना हो गया। उसने फ़्लाइट ली थी। बाय रोड जाने की गलती नहीं कर सकता था। उनके पहुंचने से पहले उसे वहां मौजूद होना था। उसने वहां पहुंचते नाकाबंदी करवाई थी हर जगह पर, जिससे काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उसने एक भारी कीमत दी थी। वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स को, जो आईजी से इजाज़त के लिए अलग मुश्किलात का सामना किया था उसने। शाम से अगली सुबह हो गई। उसे सड़कों पर ख्वार होते। ना बासित का फ़ोन आया और ना उन लोगों का कुछ पता चला। उसका सर दर्द से फट रहा था, लेकिन वो 1 मिनट के लिए नहीं बैठा था। तुम लोगों ने कहा था यहाँ की लोकेशन है, तो अब तक पहुँचे क्यों नहीं वो लोग यहाँ तक? सर, यही लोकेशन है। यहाँ एक होटल बुक किया था उसने, लेकिन अब तक नहीं आई। डैम इट। उसने सामने पड़े मेज़ को दूर उछाल दिया। उसे लग रहा था कि इस दुनिया में उस वक्त उससे बेबस शख्स कोई और है तो वो है खुद दुरेद यज़दानी। फ़ोन बजते ही उसने उठाया तो बासित का था। धड़कते दिल से कान को लगाया फ़ोन। जो सुना उसने, उसका दिल बंद हुआ। वो लुढ़कते हुए कुर्सी पर बैठ गया। इतना कमज़ोर तो नहीं था वो, लेकिन सच है, अपने प्यारों की मौत इंसान को भी मार देती है। अगर कभी मुझसे एक पल के लिए भी मोहब्बत की है ना दुरेद यज़दानी, तो मुझे मेरा बेटा चाहिए अगले 24 घंटों में। रुबाइशा के अल्फाज उसके कान में गूंजे तो वो खड़ा हुआ, दुखते दिल और सर के साथ गाड़ी में बैठा। सर, हम ये जगह कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन बदले में उसकी घूरी काफ़ी थी। वो मुल्तान से वापसी के रास्ते पर गामजन थे। सर ने हार मान ली। अपने बेटे को नहीं ढूंढेंगे? इनकी बीवी को क्या हुआ? क्या वो सरवाइव नहीं कर पाई? ऐसे बहुत से सवालात थे जो उनके साथी पुलिस वालों की ज़ुबान पर थे। उसने वापसी के रास्ते में जितने होटल्स थे, सब में बारी बारी पता करना शुरू किया, क्योंकि नाकाबंदी मुल्तान में लगाई गई थी, उससे पहले के इलाकों में नहीं। वो सब उसकी जहानत से मुतासिर हुए। यकीनन उसकी प्रमोशन होने वाली थी, क्योंकि वो एक काबिल इंसान था। आहिस्ता आहिस्ता होटल्स चेक करते उसे नाकामी हुई थी, लेकिन उसके माथे पर एक शिकन तक ना आई। उसकी बीवी ने कहा उसे अपने बेटे को वापस लाना है। उसकी बीवी की वो दर्द भरी आहें, तकलीफ़ और अजियत वो नहीं भूल सकता था, जो वो उसने अपने बेटे के लिए दुरेद से दूर रहते सही थी। एक होटल के सामने रुकते उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे जो चाहता हो वो पा लिया हो। सर, पीछे से हमला करेंगे? नहीं, हम बुज़दिल नहीं। हक वाले हमेशा सामने से हमला करते हैं। तैयार रहो सब। हमारा मकसद किसी आम शहरी को डराना नहीं है, लेकिन याद रखो, यहाँ से निकलो तो मेरे हाथ में मेरा बेटा होना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाना है तुम सब ने। जी सर। सर की आवाज़ आई तो सब अंदर दाखिल हुए। 5 मिनट में वो होटल की इंतज़ामिया से तलाशी की इजाज़त ले चुके थे। दुरेद ने उस औरत की तस्वीर दिखाई जिस पर उस शख्स ने हाँ में सर हिलाया। उसके माथे पर बिखरा जाल यकदम ज़्यादा हुआ और फिर ख़त्म हुआ। रुबाइशा दुरेद यज़दानी, 24 घंटे ना सही, लेकिन 46 घंटों बाद हमारा बेटा हमारे हाथों में होगा। बारी बारी उन्होंने चेकिंग शुरू की और आखिरकार उसे जा लिया। उसके तमाम आदमियों को पकड़ा जा चुका था। दुरेद उसके सामने खड़ा हुआ तो वो घबरा गई। तो बताओ, कैसी मौत चाहोगी? तुम्हारा बेटा मैंने बेच दिया, उस औरत ने कहते कहका लगाया। दुरेद ने पीछे वाले को इशारा किया, जिसने सारा कमरा चेक करना शुरू किया।
चलो मैं ढूंढ लूंगा, तुम फिक्र ना करो, बस अपनी मौत को करीब से देखने के लिए तैयार हो जाओ। परवीन ने गन उस पर तानी तो वो मुस्कुराया और कदम कदम आगे बढ़ाने लगा।